ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दृष्टिकोण की दो धाराएं हैं। पहली कवि महेश चंद्र पुनेठा वाली कि अब पहुंची हो सड़क तुम गांव जब पूरा गांव शहर आ चुका है, और दूसरी कवियत्री जसिंता केरकट्टा वाली कि गांव में वो दिन था एतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार, सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा देखो यही थी कभी गांव की नदी। दोनों दृष्टिकोण आपका ध्यान खींचते हैं। पहले में सामुदायिक भलाई को प्रधानता दी गई है कि विकास और सशक्तिकरण दोनों का पहिया दूरस्थ इलाकों तक पहुंचते रहना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण में प्रधानता दी गई है सामुदायिक संसाधनों को, जो उस समुदाय विशेष के लिए सिर्फ संसाधन नहीं है, उनके अस्तित्व से जुड़ी बातें हैं। अगर सारी दुनिया कविताओं से ही चल रही होती तो हम इन दोनों दृष्टिकोणों के सह अस्तित्व की उंगली थाम कर आगे बढ़ जाते। लेकिन मानव सभ्यता तो चलती है नियमों से, कानूनों से, कुछ आज़ादियों से और कुछ बंदिशों से। और कानून के समक्ष जब मसले जाते हैं तो न्याय की खातिर पलड़ा किसी एक ओर तो झुकता ही है। किस ओर झुकेगा इसी की परख के लिए बैठी है देश की सबसे बड़ी अदालत की 9 न्यायमूर्तियां, जिसके सामने है एक पेचीदा मसला। इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। क्या किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार अपने हाथ में ले सकती है या उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। 24 अप्रैल को भी सुनवाई हुई और 25 को भी। मुंबई के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 39B की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का संसाधन यानी लोकहित के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला रिसोर्स माना जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रही है कि क्या निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का संसाधन यानी लोकहित के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला रिसोर्स माना जा सकता है या नहीं। तो माने हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 39B है क्या। संविधान का आर्टिकल 39B सरकार को यह अधिकार देता है कि वो लोक के भले के लिए सामुदायिक या निजी संसाधनों को उचित रूप से साझा कर सकती है और इसके लिए नीतियां बना सकती है। बस शर्त यह है कि इससे लोक का भला होना चाहिए, पब्लिक का भला होना चाहिए। अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच को यही तय करना है कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी 39B के तहत समुदाय के संसाधन के अंतर्गत आती है या नहीं। माने क्या राज्य किसी निजी संपत्ति को भी यह कहकर अधिग्रहित कर सकता है या पुनर्वितरित कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि हम इस पर कोई सामुदायिक भलाई या लोकहित वाला काम करेंगे। सुनवाई कर रही बेंच में CJI के साथ शामिल हैं जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस SC शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही। 24 और 25 अप्रैल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स की निजी संपत्ति पर सरकार का हक नहीं हो सकता। यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि लोक कल्याण के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। इसे कालखंड का विचित्र संयोग ही कहा जा सकता है कि इस मसले पर सुनवाई तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करा देगी, यानी सरकार कुछ लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेगी। ऐसा बीजेपी का आरोप है कांग्रेस पर। यह सब तब हो रहा है जब कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा विरासत पर लगने वाले टैक्स का जिक्र छेड़कर अपनी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। और इसी समय देश की सबसे बड़ी अदालत में यह बहस भी हो रही है कि क्या सरकार किसी की निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है लोक कल्याण के नाम पर। आज के शो में हम सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मसले तक ही सीमित रहेंगे। राजनीति पर चर्चा के मौके तो रोज आते हैं। ये मुद्दा क्या है, इसे आसान भाषा में समझने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता से। मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार को अधिग्रहण करने का अधिकार है, उस पर कोई दो राय नहीं है। ये भूमि अधिग्रहण वाले मामले में भी साफ हो गया
वो अगर सड़क बनानी हो या कोई सार्वजनिक कोई विकास करना हो और इस तरह की कोई भी चीजें, पर उस अधिग्रहण में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि यह पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए अधिग्रहण, और दूसरी बात यह है कि उसमें प्रॉपर मार्केट रेट से कंपनसेशन देना चाहिए। जो ये मामला है, ये जो मुंबई के डेवलपर्स का मामला है, वहां पर माडा का है कि माडा के लिए सरकार वहां पर जमीन को, बिल्डिंगों को अधिग्रहण करके और गरीबों के लिए मकान बना करके दे सकती है। तो उसमें प्रश्न दो हैं, क्या 39B के तहत निजी संपत्ति भी आती है कि सामुदायिक संपत्ति बस आती है निजी व्यक्तियों की ओर? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अगर सरकार ऐसा करती है तो मार्केट रेट से अधिग्रहण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर जब इसकी संवैधानिक वैधता पर बात आ रही है तो फिर ये बात आ रही है कि क्या 31C के तहत क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि उसके ऊपर तमाम प्रकार की बंदिशें हैं। इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम आम जनता के लिहाज से देखें तो इसमें कुछ रोचक सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि 3 दशक से इतना महत्वपूर्ण मामला क्यों लंबित था? दूसरा, इस पूरी लंबी कवायद के बाद जो भी फैसला होगा उससे क्या फायदा होगा? तीसरा, संविधान पीठ की जो लंबी चौड़ी सुनवाई होती है, लंबी चौड़े फैसले आते हैं, तो उससे एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ती है, उससे एक अच्छे तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन उससे क्या प्रभावी जो मुकदमेबाजी है उसको खत्म करने में मदद मिलती है या उन बहस से नई तरह की मुकदमेबाजी शुरू होती है? ये सारी बातें गौरतलब हैं। अब हम जब इस कालखंड को देखें तो 3 महत्वपूर्ण दौर हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब ये मुकदमेबाजी शुरू हुई थी उसके बाद से भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था का दौर चालू हो गया। उसके जस्ट पहले जब ये सब सारी मुकदमेबाजी, जब मिनर्वा मिल्स का केस हुआ था 1977 का, जब रंगनाथ रेड्डी का केस हुआ था, तो उसके जस्ट पहले समाजवाद शब्द को संविधान में शामिल किया गया था 1976 में। तो ये उस बैकग्राउंड से मुकदमेबाजी शुरू हो रही है जब देश समाजवादी व्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। लेकिन जब मुकदमेबाजी प्रभावी तौर पे शुरू हुई उस समय मुक्त अर्थव्यवस्था का दौर चालू हो गया। नरसिंह राव के समय में 91 में जब बाजार के सुधार हुए, और अब हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं जहां पर एक निजी संपत्ति को पूरी तरह से मान्यता मिल गई है, और जब भी नई रिसर्च आई है, रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से 1% लोगों का 40% संपत्ति पर भारत पर कब्जा है। इन परिस्थितियों में हम टैक्स व्यवस्था के पुनर्वितरण की बजाय निजी संपत्ति के अधिग्रहण की पुरानी बातों पर हम जो बहस कर रहे हैं उसके एकेडमिक महत्व हो सकते हैं, लेकिन नए जो एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था आ गई है उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा। इस केस से संबंधित याचिकाएं पहली बार लगाई गई थी 1992 में। 2002 में इसे 9 जजों की बेंच के पास भेजा गया। 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद अब 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। विचार ये हो रहा है कि अनुच्छेद 39B तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। इसके मुताबिक राज्य सामुदायिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह बांट सकता है कि ये आमजन की भलाई के लिए हो। तो क्या राज्य के पास ये शक्ति भी है, स्टेट के पास ये ताकत भी है कि वो किसी की निजी संपत्ति को भी अपने हिसाब से बांट सके? इसके लिए कुछ केस और कुछ फैसले और देखते हैं पुराने। 1977 में कर्नाटक सरकार बनाम रंगनाथ रेड्डी केस, 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि निजी संसाधन आर्टिकल 39B के तहत समुदाय के संसाधनों के अंतर्गत नहीं आते। हालांकि फैसला 4 बनाम 1 का था। जस्टिस कृष्णा अय्यर का कहना था कि निजी संपत्ति इसमें शामिल होनी चाहिए। उनके मुताबिक नेचुरल हो या मैन मेड, सार्वजनिक हो या निजी, सब सामुदायिक संसाधन में शामिल हैं। जस्टिस अय्यर के विचार सबको पसंद नहीं आए थे। उनकी राय को अदालत के बाहर कुछ लोगों ने मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित बताया था। 1983 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग केस, 5 जजों की बेंच ने जस्टिस अय्यर के मत के आधार पर फैसला सुनाया। कहा कि निजी संपत्ति समुदाय के संसाधनों में शामिल है। 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976 में एक संशोधन किया गया जो राज्य को कुछ संपत्तियों के पुनर्विकास और अधिग्रहण का अधिकार देता था। स्टेट को कुछ राइट्स मिले। 1997 में
मफतलाल इंडस्ट्रीज बनाम भारत सरकार केस में जस्टिस अय्यर के मत को पुष्ट किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 39B की व्याख्या को 9 जजों की बेंच को भेज देना चाहिए। इसी साल मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2002 में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस की सुनवाई कर रही 7 जजों की बेंच ने मामले को 9 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया, उनके पास भेज दिया। यही बेंच अब इस मामले पर सुनवाई कर रही है। दोनों में से जिस भी पक्ष में फैसला आता है तो उस स्थिति में आगे क्या होगा, हमने पूछा विराग गुप्ता से। अगर जजमेंट आता है तो सरकार के पास वो अधिकार आने के बावजूद जो व्यक्ति जिसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है उसके पास जुडिशियल एक उसको चुनौती देने के लिए एक हमेशा रेमेडी रहेगी। इस जजमेंट का आने का मतलब ये नहीं कि सरकार के पास एक स्वीपिंग पावर आ जाएंगे। सरकार के पास जो पावर पहले से थे उन पावर्स को एक नई शक्ति मिलेगी, लेकिन लोगों का डिफेंस सिस्टम बरकरार रहेगा और उसके तहत लोग सरकार की पहले नंबर पर वो जो कार्रवाई पूरी होगी उसका एक अपना सिस्टम होगा जिसमें कि सरकार नोटिस जारी करेगी, एक एक्विजिशन के बारे में लोगों से मांगेगी और उसके बाद जब एक्वायर करने के लिए होगा तो लोग उसको अदालतों में चुनौती दे सकते हैं 3 बिंदुओं पर। पहला ये कि ये पब्लिक गुड के लिए नहीं है, दूसरा ये कि सरकार का जो ये अधिग्रहण करने का फैसला है बदनीति से लिया गया फैसला है, और तीसरा अगर इस एक्विजिशन को सही माना भी जाए तो इसमें मार्केट रेट से कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन ये पूरी सुनवाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इस मसले का विस्तार देखिए। सीजेआई ने कहा कि आप संपत्ति की पूंजीवादी अवधारणा से देखें तो ये विशिष्टता की भावना को बताती है। सीजेआई ने अपना पेन दिखाते हुए कहा कि पूंजीवादी अवधारणा कहती है कि ये मेरा है, वहीं समाजवादी अवधारणा कहती है कि कुछ भी व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि सारी संपत्ति समुदाय के लिए है। आमतौर पर हम संपत्ति को ऐसी चीज मानते हैं जिसे हम ट्रस्ट के तौर पर रखते हैं, यानी यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद जैसी अवधारणाएं भी अदालत में डिस्कस हो रही हैं। अगर कोर्ट ये फैसला पलटता है तो आर्टिकल 39B में भी बदलाव करना होगा। शायद इसीलिए कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि संविधान में संशोधन करके उसकी जगह अन्य प्रावधान लाने के बाद मूल प्रावधान का क्या होता है। केंद्र भी इस पर विस्तार से जवाब देगा, लेकिन इस सवाल से इस पूरे केस में संविधान के मूलभूत ढांचे का जिक्र भी आ गया है। केशवानंद भारती केस 1972 में केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। इनकी मदद से सरकार केशवानंद भारती के इडनीर मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला दिया जो भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उसका मैनेजमेंट करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का भी अधिकार देता है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद को बस केरल सरकार से ही नहीं लड़ना था, उनका मुकाबला केंद्र सरकार से था और यह मामला केरल हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। क्योंकि इस केस में संविधान संशोधन और मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई बातें थीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 13 जजों की बेंच बनाई। भारतीय इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। 68 दिनों तक सुनवाई हुई, 703 पन्नों का फैसला सुनाया गया। फैसला कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता, संसद इसे किसी भी संशोधन से नहीं बदल सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है? बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आजादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है और सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव आदि। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 39B पर फैसला होना है जो अभी ये कहता है कि सरकार सामुदायिक या निजी संसाधनों को लोक के भले के लिए ही साझा कर सकती है। इस पूरे मसले पर फैसला आना भी बाकी है। 30 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर यहीं तक और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया भाषणों पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। 25 अप्रैल को यह नोटिस दोनों पार्टियों के अध्यक्ष को भेज दिया गया। इस पर जवाब मांगा गया है दोनों पार्टियों से। भाषणों की जो शिकायतें आयोग तक पहुंची थी उनमें आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। शिकायत में लिखा है कि ये नेता धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
एक बात दिमाग में आती है कि भाषण किसी और नेता का तो जवाब पार्टी अध्यक्ष से क्यों मांगा गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसकी धारा 77 के तहत किसी पार्टी के नेता के दिए भाषण पर अगर चुनाव आयोग को आपत्ति है तो आयोग पार्टी अध्यक्ष को ही नोटिस भेजता है। यही नियम है। उन्हीं से जवाब मांगा जाता है कि आपकी पार्टी के नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया। मोदी और राहुल दोनों को किन किन भाषणों पर नोटिस मिला है वो भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री को तो 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए भाषण पर नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता की संपत्ति उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं, या जिनके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उनका है, यानी मुसलमानों का है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इस भाषण की शिकायत करते हुए बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। राहुल गांधी को 11 अप्रैल को राजस्थान के ही बीकानेर में दिए भाषण पर नोटिस मिला है। राहुल ने कहा था कि गरीबी बढ़ रही है और हमारी सरकार आई तो हम इसे एक झटके में खत्म कर देंगे। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करते हुए कहा था कि राहुल चुनाव प्रचार के दौरान गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का यह नोटिस ऐसे दो नेताओं को आया है जो अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे दोनों नेताओं को चुनाव आयोग का नोटिस आना चुनाव में भाषणों की गरिमा और शुचिता पर अपने आप में सवाल खड़े करता है। दोनों नेताओं पर तो पार्टी के अन्य नेताओं के सामने उदाहरण पेश करने का जिम्मा था, लेकिन क्या उदाहरण पेश किया गया वो हमारे सामने है। अगली सुर्खी में बात 26 अप्रैल की। इस रोज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इसके तहत 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में वोटिंग तो 89 सीटों पर होनी तय हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का निधन हो जाने की वजह से इस सीट पर अब तीसरे चरण में मतदान होंगे। दूसरे चरण में किस किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट होने हैं पहले वो आपको बता देते हैं। केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग होगी, कर्नाटक की 14 सीटों पर होगी, राजस्थान की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण की कुछ अहम सीटों पर चर्चा करने से पहले आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसे ADR ने तैयार किया है। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस संस्थान ने दूसरे फेज के 1198 उम्मीदवारों में से 1192 कैंडिडेट्स के हलफनामे के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक 21% यानी 250 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 14% यानी 167 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। 33% यानी 350 उम्मीदवार इनमें से करोड़पति हैं। अब बात दूसरे फेज की सबसे चर्चित सीटों की करते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर है केरल की वायनाड सीट का। कांग्रेस से राहुल गांधी ने 2019 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और वो जीते। इस बार भी राहुल गांधी वहां से ताल ठोक रहे हैं। राहुल का मुकाबला केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा भी वहां से चुनाव मैदान में हैं। केरल की ही एक और अहम सीट है तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता शशि थरूर यहां 2009 से लगातार जीत रहे हैं। शशि थरूर को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने इस बार तिरुवनंतपुरम से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया है। अब बात छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट की। बीजेपी का इस सीट पर मजबूत होल्ड रहा है। साल 2019 के चुनाव में यहां से जीतने वाले संतोष पांडे को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। संतोष पांडे का मुकाबला इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से है। मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद से भूपेश बघेल की ये पहली बड़ी इलेक्टोरल परीक्षा है। छत्तीसगढ़ से अब राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ की कोटा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां से पिछले 2 चुनाव जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल से है। राजस्थान की एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं। नाम है जोधपुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर 2014 से लगातार जीत रहे हैं। जोधपुर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होम टाउन भी है। साल 2019 के चुनाव में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां से चुनाव हार गए थे। इस बार गजेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने करण सिंह उचियारड़ा को टिकट दिया है, वो वहां से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ सीट से बीजेपी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। वो भी एक हॉट सीट है। वही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण कार्यक्रम में श्री राम का किरदार निभाया था। अरुण गोविल के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा मैदान में है। दूसरे चरण के चुनाव के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश की एक और चर्चित सीट मथुरा। बीजेपी के टिकट पर अभिनेत्री हेमा मालिनी 2014 और 2019 का चुनाव यहां से जीत चुकी हैं। तीसरी बार भी टिकट मिला है उन्हें। इस बार हेमा मालिनी का मुकाबला बसपा के सुरेश सिंह और कांग्रेस के मुकेश धनखड़ से है। और अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर कटिहार में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। जिला प्रशासन ने उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। साथ में एक गाड़ी से 50,000 रुपये कैश भी बरामद किए गए हैं। कटिहार पुलिस प्रशासन का कहना है कि पप्पू यादव आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलने पहुंचे हुए थे। प्रशासन पर गलत बर्ताव का आरोप लगाते हुए उन्होंने दिघरी चौक की सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बीच जब उनके पास से कथित तौर पर ये नकदी या कैश बरामद किए गए तो ये भी एक बड़ा आचार संहिता से जुड़ा मुद्दा बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। मोदी ने आगरा में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने ही पेपर लीक कराया था। हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। 24 अप्रैल को पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया, लेकिन अभी तक कांग्रेसियों के मुंह पर ताला लगा हुआ है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जवाब आया खुद अशोक गहलोत की तरफ से। अशोक गहलोत जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि ओएसडी ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसका मुझे मालूम नहीं है, ना ही मैं इन बातों में पड़ता हूं। अब आज का चुनावी किस्सा। देश में जब 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी चुनाव लड़ा। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के टिकट पर वो बंबई से लड़े। कांग्रेस ने अम्बेडकर के सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया। वो बैकवर्ड क्लास से आते थे। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करते थे। राजनीति में कोई अनुभव नहीं था उनका, लेकिन नेहरू की लोकप्रियता के बीच वो करीब 15,000 वोटों से जीत गए। अम्बेडकर चौथे स्थान पर रहे। ये चौंकाने वाले नतीजे थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की चर्चित किताब है इंडिया आफ्टर गांधी। उसमें मराठी पत्रकार पी.के. अत्रे बताते हैं कि उस समय नतीजों के बाद मराठी में एक नारा बड़ा चला था, कुथे तो घटनाकर आंबेडकर आणि कुथे हा लोणी विक्या काजरोलकर, यानी कि कहाँ संविधान के महान निर्माता आंबेडकर और कहाँ दूध बेचने वाले काजरोलकर। इस नारे की भी अपनी समस्याएं थी, अपने प्रकट दुराग्रह थे। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।